Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, where we in today's video are going to discuss another important topic, which is with regards to आपके research aptitude, जो कि paper 1 की एक बहुत important unit है, right? So जब भी हम paper 1 की बात करते हैं, बच्चे जो हैं research aptitude unit से they feel like they are scared, right? So बहुत सारे questions जो है, why do we practice questions? It's really very important. जब भी आप किसी भी competitive examination के लिए prepare कर रहे होते हो, तो उस competitive examination के pattern को जानने के लिए, of course आप लोग syllabus को तो देखते ही हो, लेकिन what better than solving previous year questions? So I'll try to bring previous year questions in front of you all, और ये previous year questions majorly are related to the cycle of जून एंड दिसंबर 2023. तो अभी जो हाल ही में 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं, उनमें क्या क्या चीजें विद रिगार्ड्स टू रिसर्च एप्टीट्यूड पूछी गई, वो एक एक करके थ्रू द क्वेश्चंस उन चीजों को आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू ऑल. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो इट सेज, जो कि आपके 8 दिसंबर 2023 की शिफ्ट में गया था, जो कि रिसेंटली कुछ महीने पहले वाली थी. अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज वुड कॉन्स्टिट्यूट लेवल 3 प्लेजरिज्म. ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड इनको कॉम्बिनेशंस में आप लोग ने चूज करना है. यू आर सपोज टू चूज देम इन कॉम्बिनेशंस टू सी एंड टेल कि यूजीसी ने अपने प्लेजरिज्म वाली जो रेगुलेशंस दी हुई हैं, रूल्स के बारे में बात करते हैं 2018 में, उनमें अलग अलग लेवल से प्लेजरिज्म को डिफाइन कर दिया कि इतना प्लेजरिज्म जो है वो चल जाएगा, इतना बार बार कॉपी सबमिट करने पड़ेगी XYZ. तो कौन सा ऐसा लेवल है विच इज लेवल 3, है ना? लेवल 3 में के हिसाब से इन ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है इट शुड बी करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है टू टॉक अबाउट कि लेवल 3 में इतने से इतने % प्लेजरिज्म होता है. तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन पॉज योर वीडियोस, यू कैन रीड द क्वेश्चन एट योर ओन पेस एंड देन प्ले इट अगेन टू सी व्हाट द आंसर इज. राइट, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C हियर, व्हिच इज D एंड E ओनली. 60% अबव जब आपका पहुंच जाता है तो वो लेवल 3 के अंडर आता है. 60% से ऊपर अगर आपने अपने PhD थीसिस में प्लेजरिज्म करा हुआ है, और वो प्लेजरिज्म अलग अलग टाइप्स का होता है, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, तो आप लोग उस वीडियो में भी देख सकते हैं. वी टॉक अबाउट पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, मोज़ाइक प्लेजरिज्म, जहां से अलग अलग टाइप्स ऑफ आइडियाज आपने अलग अलग पेपर से उठा के अपने पेपर में डाल दिए, और वो आइडियाज दे आर नॉट योर ओन, दे आर द आइडियाज ऑफ द अदर पीपल. ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. कमिंग टू द क्वेश्चन जो कि लेवल्स के साथ रिलेटेड है, एक दफा हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स दैट आर देयर. ठीक है, लेवल 0 जो है वो कहता है कि अप टू 10% अगर आपके पेपर में प्लेजरिज्म होगा तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी. ठीक है, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है. राइट, लेवल 1 यानी कि 10% से 40 के बीच का, तो आप छोटे छोटे बॉक्स बना के इन लेवल्स को लिख सकते हो. 10 to 40 इज लेवल 1. टू बी आस्क्ड टू विथड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, विथड्रॉ करके दोबारा से इसको सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन विद ओरिजिनल आइडियाज. देन वी हैव लेवल 2, 40 to 60%. और अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे 63 है, तो 60 से अबव लेवल 3 ही आएगा. लेवल 2 की बात करते हैं. टू विथड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, अपना प्रपोजल वापस लेना है. एक एनुअल इंक्रीमेंट उनको नहीं मिलेगी. नॉट टू बी अलाउड अ सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर्स, एमफिल, PhD स्टूडेंट्स फॉर 2 years. ये हमारा 40 से 60% वाले लोग जो प्लेजरिज्म कर देते हैं उसमें. फिर लेवल 3 है जो मैंने आपको बताया अभी, जो हमारे क्वेश्चन का ही आंसर था, दैट इज मोर देन 60% सिमिलैरिटी. मैन्युस्क्रिप्ट भी वापस ले लो अपनी. ठीक है, ये बोलता है यूजीसी. डिनाइड अ राइट टू 2 कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगी. मास्टर्स, एमफिल, PhD स्टूडेंट्स वालों को सुपरवाइजर नहीं मिलेगा फॉर 3 years. 2 years फॉर 40 to 60%, 3 years फॉर 60% से अबव सिमिलैरिटी वाले बच्चों के लिए. ठीक है,
Coming to the next question, identify the software used for detecting plagiarism. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बना हुआ है ये आजकल यूजीसी वालों का कि प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं इसमें. तो यहीं पे आप एक चीज देख पाते हो दैट हाउ आईसीटी, which is a digital tool here, ICT and research, they also come together. ठीक है? So pause your screens, try to look for the answer. The answer to this question is option D. Option D. आपका Turnitin और Authenticate, these are the ones जो कि plagiarism detection software हैं. अगर आपके work में, if your work has plagiarism, you have copy pasted content, you have copy pasted ideas, you have copy pasted statistics from somewhere and calling them your own. अगर तो आप उस इंसान को क्रेडिट दे रहे हो तो प्लेजराइज नहीं माना जाता है ज्यादातर. बट इफ यू आर नॉट गिविंग द पर्सन जिसका ये ट्रू आइडिया है, जिसकी ट्रू स्टैटिस्टिक्स है, जिसकी ट्रू स्टडी है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड प्लेजरिज्म. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये दो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने मटेरियल कहां से उठाया. ठीक है, तो यू कैंट बी दैट मच स्मार्ट. कमिंग टू द अदर ऑप्शंस, मेंडली और कंपाइलर. जो आपका मेंडली है, it is not a plagiarism detection software but rather citation reference tool है. अब citations क्या होती हैं? जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आप, मेरे को अगर किसी ने बोला कि शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में मुझे बताएं कितने वर्क्स उन्होंने लिखे हैं, I go to Google, I try to find certain books and मुझे बुक्स देखने के लिए एक जगह पे ही मिल जाती हैं, तो मैं उस वर्क को साइट करूंगी, उसको अपने रिसर्च पेपर में बताऊंगी कि ये चीज जो है ना, ये कोट जो है, ये किसने बोला है, मैंने कौन सी किताब से उठाया है. ठीक है, कौन सी बुक से उठाया है वो आप लोग साइट करते हो. तो साइट अलग करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो, आपके पास होता है एमएलए होता है, आपके पास एपीए होता है, आपके पास शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होता है. तो जब भी आप करते हो ना अपना रिसर्च पेपर, सोशल साइंस की फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, एजुकेशन से हो, अलग अलग बैकग्राउंड से हो, तो आप लोग को अलग तरीके से अपने सोर्सेस साइट करने होता है. हाउ आर दे सपोज टू बी साइटेड एटसेट्रा, वो ये टूल आपकी और इजीली हेल्प कर देता है. पहले ये टूल्स नहीं होते थे तो रिसर्चर्स को मैनुअली दे हैड टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, बट नाउ दीज टूल्स हैव मेड थिंग्स इजियर. ठीक है, सेकंड आपका और आ जाता है जिसका आंसर लिखा हुआ जो गलत ऑप्शन था, दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस दैट वर देयर. कंपाइलर. नाउ कंपाइलर इज नॉट अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. तो कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर का काम है चीजें कंपाइल करना, चीजें इकट्ठी करना. इन व्हाट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपाइलर? एक और वीडियो आईसीटी की बनी हुई है जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करी हुई है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? उस वीडियो को लैंग्वेज प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं. जब भी व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज उसकी होती है. हम तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, हम समझ पाते हैं. ठीक है, सो टू मेक श्योर दैट जो भी आप टाइप कर रहे हो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर देता है. दिस इज नोन एज बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, दो है ना. तो यहाँ पे कितने नंबर है? 2 नंबर है. ठीक है, कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर, अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने कोई एप्लीकेशन बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो उसके वर्क को ये पूरे तरीके से एक ही गो में इट रीड्स इट एंड देन लेटर ऑन ये बताएगा कि अच्छा इस लाइन में आपका एरर है, लाइन नंबर 6 में एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है, लाइन नंबर 9 में एरर है. ठीक है, लाइन नंबर 9 में एरर है. So compiler is the one which is a language processor. Basically अगर आप पता करना हो, ये डिटेक्शन, प्लेजरिज्म डिटेक्शन नहीं है, ये साइटेशन रेफरेंस टूल नहीं है, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर है. कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर.
ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following correctly represents the meaning of the abbreviation ANTE used in academic writing। तो एब्रीवेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका 14 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिफोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंते जो आपका एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो बिफोर की है। तो हमारी आफ्टर एंड अदर्स और अनोनिमस की क्या हुई? अनोनिमस को अगर आप एब्रीवेट करके लिखोगे इन एकेडमिक राइटिंग, आप दो तरीके से लिख सकते हो, अनोन और ये कॉमास है अनोनिम। आफ्टर को, आफ्टर के लिए एज सच एब्रीवेशन यूज नहीं होती है, बट आफ्टर को अगर हम रिसर्च के तरीके से बात करने की कोशिश करें तो वी यूज द वर्ड पोस्ट। पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट होता है, पहले टेस्ट हुआ तो बिफोर वाला, तो हम इसको एज एन एब्रीवेशन काउंट नहीं करते, बट आफ्टर के लिए अगर रिसर्च में कोई टर्म यूज होती है तो दैट इज पोस्ट। एंड अदर्स, हाँ जी, इसका हम लोग देखते हैं जब आपके पेपर में मोर देन 3 ऑथर्स हो, व्हेन देयर आर मोर देन 3 ऑथर्स इन योर पेपर, और आपको उनको बताना है कि मैंने इनकी बुक में से चीजें ली है। एक ही बुक के ऑथर्स 3-4 हैं, एक ही बुक में 4 लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, 3-4 लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, तो आप उसमें एक का नाम लिख दोगे, बाकियों का क्या करोगे, आप ये चीज लिखोगे, एथ आल फुल स्टॉप। एथ आल फुल स्टॉप इज द एब्रीविएशन फॉर एंड अदर्स। एथ के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता, ऑल के बाद लगता है। एथ ऑल मतलब एंड अदर्स, इट मीन्स एंड अदर्स। हिमानी शर्मा एंड अदर्स, यानी कि और भी 3 से ज्यादा ऑथर्स हैं, तो मैं सारों को नहीं बता सकती, तो मैंने एंड अदर्स एट ऑल के थ्रू दिखा दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओपन एंडेड क्वेश्चन की एडवांटेजेस बतानी है आपको फ्रॉम द ऑप्शंस। 16 जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यू कैन पॉज योर स्क्रीन, इस क्वेश्चन को धीरे से और समझ के पढ़ेंगे। The right answer to this question is option C here, that is A and C only। क्या advantages है open की? A and C। Why not B? क्योंकि B जो ऑप्शन है ये आपके क्लोज एंडेड का आंसर है, ये क्लोज एंडेड की एडवांटेज है, ये ओपन एंडेड की नहीं है। मैं बताऊंगी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज में भी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी कि ए और सी। एक बार देखते हैं, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में, क्लोज एंडेड सर्वेस क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड की तो 2 चीजें हमें मिल गई कि हम लोग अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं, और अलाउ जो अलग अलग व्यूज है, रिस्पॉन्सेज है, वो आ सकते हैं जो रिसर्चर ने कई बार सोचे नहीं होते। तो ओपन एंडेड, अगर आप ओपन एंडेड आंसर की बात करो, मास्टर्स में आप लोग को जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, टीचर आपसे पूछती है ना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया इन टीनेज पीपल। बच्चों में, टीनेज बच्चों में उन्होंने आपसे ओपिनियन मांगा, तो आप अपना ओपिनियन एक आंसर के थ्रू यू राइट इट डाउन, है ना। When you write it down in your own words बच्चे, तो we call that particular thing as being subjective। मतलब आप चीजें जो हैं एक्सप्लेन कर रहे हो, आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। When we talk about close-ended on the other hand, when we talk about close-ended on the other hand, close-ended में क्या हो जाता है, close-ended में आप लोग ऑब्जेक्टिवली देखते हो। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे एमसीक्यूज एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गई आपकी। किस तरीके से आप देखते हैं, जब भी आप लोग ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई सर्वे तो दिया होगा जिसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं। कोई साइकोलॉजी टेस्ट ऑनलाइन लिया होगा, कोई साइकोलॉजी टेस्ट आपके कॉलेज में किसी ने आपको दिया होगा, या कुछ स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, देयर विल बी स्टूडेंट्स इन हुज colleges etc who are belonging from the field of psychology. So when you ask questions which has only 4, 3, 2 options etc, जो कि आपने ही डिसाइड करे हुए हैं,
जो पार्टिसिपेंट है वो खुद से तीसरा ऑप्शन क्रिएट नहीं कर सकता या वो डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. ठीक है. यू कांट गिव योर ओपिनियन बट यू आर सपोज टू आंसर फ्रॉम द थिंग्स जो ऑलरेडी पेपर पे दी हुई हैं, जो ऑलरेडी ऑप्शंस पूछे हैं उनमें से ही करना. उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड, मतलब बंद हुआ हुआ है. बंद हुआ हुआ है तो आप जवाब नहीं दे सकते. ओपन एंडेड खुला है तो आप खुले में बोल सकते हो क्या चीजें हैं. इस तरीके से आप चीजें याद कर सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्लोज एंडेड ऑब्जेक्टिव हो जाता है. इसको याद रख सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू. एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, आप उन ऑप्शंस में से कुछ भी चूज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, यहाँ पे आप चीजें नो एक्सप्लेनेशन बट यू जस्ट चूज फ्रॉम ऑप्शन. अच्छा, जब जब सब्जेक्टिव होगा तब हम एक चीज पे और पहुंचते हैं. अगर कोई चीज सब्जेक्टिव होगी इसका मतलब वो चीज क्वालिटेटिव होगी. व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटेटिव? किसी चीज की क्वालिटीज बताना. क्वालिटेटिव हमेशा सब्जेक्टिव होता है. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अब पीएचडी इंटरव्यू के लिए आप लोग जाओगे कभी ना कभी. सो योर इंटरव्यू विल आस्क टू यू अबाउट सेवरल थिंग्स. ठीक है. क्या चीजें पूछेंगे? कुछ चीजें पूछेंगे. व्हाट इज योर नेम, एजुकेशन बैकग्राउंड, XYZ, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर बात आएगी आपके प्रपोजल पे. व्हाट इज द प्रपोजल, व्हाई डिड दिस आइडिया कम इन योर माइंड. आप इस आइडिया को क्यों लेके आए, आपके माइंड में कैसे आया, क्यों इंटरेस्ट है इस फील्ड में. जब आप इन क्यों को आंसर करने लगते हो ना कि हाँ मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि कोई भी XYZ आप रीजन दे देते हो. जब आप चीजें एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो वो चीज क्वालिटेटिव हो जाती है. विच ऑल्सो मेक्स इट, नंबर 3 पॉइंट जो मैं आप लोग के लिए लिखना चाहूंगी, विच ऑल्सो मेक्स इट नंबर 3 अनस्ट्रक्चर्ड. मतलब नॉट प्री डिफाइंड. टर्म्स देख के घबराना नहीं है. नॉट प्री डिफाइंड मतलब जब आपसे पीएचडी वाले सर मैडम इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो जो ये क्वेश्चंस आपके प्रपोजल के साथ, द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर प्रपोजल एंटायरली, दे आर नॉट द वंस दैट दे हैव थॉट फॉर पहले से. उनको नहीं पता है कि आप कौन सा प्रपोजल, कौन सा आइडिया लेके आ रहे हो. वो क्वेश्चन वहां पे ही पूछते हैं एंड देन आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते चले जाते हो. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. स्कूल में बच्चे लेट हो गए, 5 बच्चे लेट हुए मेरी क्लास में. आई आस्क्ड 5 of them, why are you late, why are you late, why are you late, why are you late and why are you late. 5 बच्चे जो हैं वो मुझे अलग अलग जवाब दे रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज क्या होगी कि आप क्वालिटेटिवली सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है. अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वाले. उसमें पीएचडी प्रपोजल के लिए आपके टीचर ने पूछा, आपके इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा कि व्हाई डू यू थिंक, व्हाई हैव यू चोजन फेमिनिज्म एज योर टॉपिक. उसमें से फिर आप वो अलग क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो क्या पूछेंगे वो प्री डिफाइंड नहीं होता है. यहाँ पे भी आंसर्स प्री डिफाइंड नहीं है, क्वेश्चंस प्री डिफाइंड नहीं है. आपको जो जवाब देना, आपको क्या फील हो रहा है वो जवाब दोगे. कमिंग टू द क्लोज एंडेड पार्ट, सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा. अगर यहाँ पे क्वालिटेटिव है तो यहाँ पे चीजें क्या बन जाएंगी ओपन क्लोज एंडेड में, क्वांटिटेटिव, जिनको हम मेजर कर सकते हैं. That how many students were absent in the class? I can say 5 students were absent. Why were they absent? Reasons मुझे यहाँ पे पता चलेंगे ओपन एंडेड में, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है. फिर आ जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड. ये हमारी जो ओपन एंडेड होती है ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है. क्लोज एंडेड विल ऑलवेज बी स्ट्रक्चर्ड. इंटरव्यूअर सोच के बैठा होगा कि मैं इससे क्या सवाल पूछूंगा, और वो सवाल क्या होते हैं, what is your name, where have you done your bachelor's from, where have you done your master's from, etc. मास्टर्स कहाँ से करी, बैचलर्स कहाँ से करी, फैमिली में कौन कौन है, नाम क्या है तुम्हारा, एज क्या है. ये प्री डिफाइंड होता है. तो दीज आर क्लोज एंडेड, दीज आर ओपन एंडेड. कुछ इजी तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू. इफ स्टिल आप लोग को कुछ अनक्लियर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो कि आपके 16 जून के ही उसमें आया था शिफ्ट में. साइंटिफिक रिसर्च इज व्हाट. इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है.
द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी कि वो डेटा ड्रिवन होती है, वो रेप्लिकेबल होती है, वो वेरीफाइएबल होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी साइंटिस्ट जो है वो चीजें आपसे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो डाटा कलेक्ट करेंगे, और अगर डाटा कलेक्ट करेंगे बच्चे, अगर आप डेटा ड्रिवन कहते हो तो डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्शन किस में होता है? न्यूमेरिकल टर्म्स पे, या हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटी के बेसिस पे डेटा कलेक्ट होता है कि 5 बच्चे जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास में एब्सेंट थे आज, तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंटर हूं, मुझे देखनी है चीजें कई, तो मैं डेटा उसके लिए कलेक्ट करूंगा या करूंगी। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबिलिटी रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं देखूं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों के अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, राइट, सो कैन आई से कि मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च करके देखूंगी, मैं उसके लिए डेटा कलेक्ट करूंगी। एज एन एक्सपेरिमेंटर आई विल गैदर डेटा फॉर दैट, देन लेटर ऑन लेट्स जस्ट से कोई XYZ पर्सन आता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो भी इसी सवाल पे आंसर चाहते हैं, दे विल ऑल्सो कलेक्ट डेटा। रेप्लिकेबिलिटी क्या होता है? रेप्लिका होना क्या होता है? एकदम सेम कॉपी। तो वो भी वही एक्सपेरिमेंट अगर करके देख सकते हैं, या अगर इसमें एक और एग्जांपल दूं, दैट वी से दैट एक्सरसाइज का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इफ यू एक्सरसाइज योर स्ट्रेस लेवल रिड्यूसेस। इसके लिए नाउ आई कैन गैदर डेटा, मैं उसके लिए डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं 20 लोगों को बुला सकती हूँ देखने के लिए, और उन 20 लोगों को क्या कर सकती हूँ मैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 2 ग्रुप्स में उन 20 लोगों को डिवाइड कर दो, 20 पीपल, आई कैन डिवाइड देम इन 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप हो सकता है विच आई विल मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये 10 लोग, और एक ग्रुप मेरा होगा जो कि the ones who don't exercise, ये 10 लोग इधर हो जाए। और मेरा क्वेश्चन क्या है एज एन एक्सपेरिमेंटर? मेरा क्वेश्चन ये है कि डज एक्सरसाइज हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स? ये मेरा क्वेश्चन है, जिसके लिए पहले मैं डेटा गैदर करूंगी। डेटा गैदर करने के लिए व्हाट विल हैपन, आई विल चूज पीपल, 20 पीपल, इक्वली डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ पे, दे आस्क क्वेश्चंस, व्हिच इज द एक्सपेरिमेंट ग्रुप, व्हिच इज द ट्रीटमेंट ग्रुप, और व्हिच इज द कंट्रोल ग्रुप, राइट। तो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, यानी कि एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना है हमको, उस ग्रुप को वी नो बाय द नेम एक्सपेरिमेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या ट्रीटमेंट ग्रुप, कि इसको ट्रीटमेंट मिल रही है, इसको ट्रीटमेंट मिल रही है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें इनसे देखना है। दूसरा ग्रुप जो कि कुछ भी नहीं करेगा, जिनके ऊपर हम ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं देखना चाहते, उस ग्रुप को वी नो एज द नेम कंट्रोल ग्रुप। ये 10 लोग जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इनको मैंने कंट्रोल करके रखा है कि तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, दैट ग्रुप वुड बी नोन एज कंट्रोल ग्रुप। द ग्रुप विच विल एक्सरसाइज विल बी नोन एज एक्सपेरिमेंटल या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप, या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप। अब ये हो गया। अब मैं आपको बता रही हूं कि यही चीज अगर मैं बात करूं कि 10 साल बाद कोई और इंसान आता है और वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि ये क्लेम कितना सही है कि एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस लेवल रिड्यूसेस, तो ही विल ऑल्सो डिवाइड, ही विल ऑल्सो कलेक्ट डेटा। वो 20 रेप्लिकेबिलिटी में आप जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है उसको दोबारा करके देख सकते हो कि हाँ जी यही रिजल्ट आ रहा है कि एक्सरसाइज जो लोग कर रहे थे उनकी स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुई है। अगर मैं वही बोलूं, हमारी जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, बहुत पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था हमें कि ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं। राइट नाउ इफ आई थ्रो दिस पेन, इफ आई थ्रो दिस वाटर बॉटल डाउन, इट विल फॉल डाउन। सो दिस इज रेप्लिकेबिलिटी। चीजें जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई हैं, डेटा कलेक्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके, वो रेप्लिका उनका बन सकता है, उनको सेम तरीके से दोबारा रिपीट करके देखा जा सकता है। तो इस वजह से क्या बन गई, वो रेप्लिकेबल होके, अगर एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है
तो आप उसको दोबारा 10 साल बाद भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगी। सब्जेक्टिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें करी जा रही हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑब्जेक्टिवली, यानी कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है वो हमारा क्वांटिटेटिव है, यानी कि वो नंबर्स में है। ठीक है, इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ रिसर्चर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही, मैं सिर्फ जो है रिसर्चर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नॉट गिवन, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही, मैंने सीधा 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा, 10 रैंडमली मैंने इधर डाल दिए, 10 रैंडमली लोग मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिए, एंड मैं सिर्फ देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, अपनी मर्जी से नहीं देखूंगी कि हाँ शी इज माई फ्रेंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से कि इसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। Whatever would be the right option without biasness, मैं उस चीज को करूंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी तब होती जब हम लोग कई चीजें, और जब जब एक्सपेरिमेंट आएगा, याद रखना, ये कीवर्ड याद रखना है, सब्जेक्टिव उसका आंसर नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई चीजें चूज या वो नहीं करोगे, फिर वो बायसनेस होगी और आपका आंसर गलत आएगा, आपकी रिसर्च का आंसर गलत आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो व्हेनेवर एक्सपेरिमेंट वुड बी डन, उसमें कीवर्ड याद रखने, ऑब्जेक्टिव होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी की वजह से क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, जहां जहां ऑब्जेक्टिव आएगा वहां वहां क्वांटिटेटिव जाएगा, जहां जहां क्वालिटेटिव आएगा वहां वहां सब्जेक्टिव जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू कवर आज की क्लास में, एंड आई होप थिंग्स आर इजियर फॉर यू ऑल। अब चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, सही आंसर्स दिए हैं, नहीं दिए हैं तो समझ गए हो चीजों को थ्रू द आंसर्स जो कि हमने थ्रू explanations we have covered. I'll see you guys with such another video on the previous year questions of research aptitude. Till the time, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.